स्टोरी का शुरुआत में हमें एक लड़का जो कभी द डीमन स्लेयर के नाम से जाना जाता था अब एक सर्कस में काम करता है और आज सर्कस का लीडर गलती से एक गोब्लिन खरीद लाता है जिसे वो सर्कस में परफॉर्मेंस के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। अगली सुबह डीमन स्लेयर टहलने निकलता है। कुछ बच्चे उसका पीछा करने लगते हैं तो उन्हें डराने के लिए वो एक डरावनी हरकत करता है और बच्चे डर के मारे भाग जाते हैं। फिर वो एक बढ़िया सी बियर की बोतल खरीदता है। टहलते हुए उसकी नजर कुछ लोगों पर पड़ती है जो एक बिल्ली को पीट रहे होते हैं। लोग सोचते हैं कि वो बिल्ली असल में कोई छुपा हुआ राक्षस है। डीमन स्लेयर वहीं होता है तो लोग उससे इस समस्या को निपटाने को कहते हैं, लेकिन उसे पता चलता है कि वो बस एक आम बिल्ली है तो वो उसे नहीं मारता, बस वहां से भगा देता है। लोगों को उसके राक्षसों से लड़ने का अंदाजा पसंद है, लेकिन फिर भी वो उससे डरते हैं। आखिरकार वो भले ही राक्षसों को मारता हो पर खुद भी एक राक्षस ही है। उसी दिन शाम को वो फिर स्टेज पर परफॉर्म करता है और इत्तेफाक से वही बिल्ली जो उसने सुबह देखी थी वापस आती है, लेकिन इस बार वो सच में एक मॉन्स्टर होती है। परफॉर्मेंस के बाद जब वो स्टेज से उतरता है तो उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसे पीछा करने वाली एक लड़की होती है, लेकिन जब वो उसे अपने रूम में नहीं पाती तो भागने लगती है। वो उसे अचानक पकड़ लेता है। उसे जिज्ञासा होती है कि लड़की जो पिंजरा लिए फिर रही है उसमें क्या है। जैसे ही वो पास जाने की कोशिश करता है लड़की गन निकाल लेती है। डीमन स्लेयर इससे डरता नहीं और जल्दी से उसे डिसार्म करके दबोच लेता है। तभी पिंजरे के अंदर से एक आवाज आती है जो उसे कहता है उस नौकरानी की जान बख्श दो। लड़की समझ जाती है कि वो कुछ नहीं कर पाएगी तो गन रख देती है और पिंजरे को संभाल लेती है। उस पिंजरे के अंदर जो भी था उसे डीमन स्लेयर की सच्चाई पता थी कि वो असल में एक हाफ डेमन है, एक ऐसा इंसान जिसमें किसी ने जानबूझकर राक्षस का ब्लड को डाला था। इसी वजह से वो हमेशा अपनी मानसिक हालत से जूझता रहता है। रोज अपनी डेमन पावर का इस्तेमाल करने से उसकी हालत और खराब हो रही थी। वो आवाज उसे एक डील का ऑफर देती है। जब पिंजरा खोला गया तो अंदर एक लड़की का सिर्फ सिर था। उसका नाम था या, हाँ उसका नाम सिर्फ या है। वो एक इमोर्टल है। उसने बताया कि वो 9000 साल से जिंदा है और सिर्फ डेमन ही उसकी अमरता को खत्म कर सकते हैं। लेकिन जिसने उसे चोट दी थी वो भी हाफ डेमन था और उसकी ताकत इतनी नहीं थी कि उसे पूरी तरह से मार सके। अब यह चाहती थी कि डीमन स्लेयर उसकी अमरता खत्म करे, बदले में वो उसे उसकी खुद की जिंदगी को लंबा करने का तरीका देगी। 1 साल पहले उसकी बॉडी किसी और आधे डेमन ने चुरा लिया था। चेहरा तो नहीं देख पाई थी, लेकिन उसे पता था कि वो किसी बूढ़े विदेशी के कहने पर आया था जो एक छड़ी के सहारे चलता था और जिसकी आवाज बहुत भारी थी। शिन ने कहा कि उन्हें कहीं और बात करनी चाहिए। बात करते हुए लड़की ने शिन से पूछा कि वो जीना क्यों चाहता है जब उसे पता है कि एक दिन वो पूरी तरह से डेमन बन जाएगा। शिन ने माना कि उसे ये सब पता है, लेकिन वो एक मजेदार तरीके से मरना चाहता है, जैसे किसी परफॉर्मेंस के दौरान डेमन में बदल जाना। उसी पल वो उन सब लोगों पर हमला करना चाहता था जो उसे हमेशा सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का जरिया समझते थे, और वो ये भी देखना चाहता था कि उसे पूरी तरह से रोके जाने से पहले वो कितनों को मार सकता है। लेकिन जब उसे ये पता चला कि उसकी जिंदगी को थोड़ा और लंबा किया जा सकता है तो उसने वो आइडिया छोड़ दिया। उसने ये भी कहा कि वो लड़की को नहीं मारेगा क्योंकि उसे पता है कि अंदर से वो सच में मरना नहीं चाहती, बस जिंदगी से बोर हो गई है, एक ऐसे सिर की तरह जो बिना शरीर के जी रहा है। फिर भी सिन उसकी मदद करने को तैयार हो गया क्योंकि जिसने या की शरीर चुराया था वही सिन का हालत के लिए भी जिम्मेदार था। लड़की ने बताया कि उसका शरीर यूरोप में है तो उन्हें लंबा सफर करना होगा और वो सिन को जिंदगी बढ़ाने का तरीका बताती है। उसने बताया कि शिन को सिर्फ एक इमॉर्टल के सेल को खाना है ताकि उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो सके, जिससे वो ओनी वाले साइड को रोक सको और अपनी ह्यूमन वाली साइड को आगे कंटिन्यू कर सके। लेकिन वो उसको आंखें, दिमाग, कान नहीं खाना दे सकती है। उसको सिर्फ उसकी बाल, नाखून और सलाइवा को खाना है। जो सुन के सिन मैं तुम्हारी सलाइवा को खाना चाहूंगा। उसके बाद रिंदो को उठा के उसको किस करके उसकी सलाइवा को कंज्यूम करता है। उसके बाद सिंस शिफ्ट होके हमें फ्रांस की तरफ दिखाया जाता है जहां 2 वैम्पायर बाप और बेटा हिरण का शिकार कर रहे थे। बाप ने बंदूक से शूट करने की कोशिश की लेकिन वो हिरण की स्पीड के आगे टिक नहीं पाया तो आखिर में उसे अपने हाथों से पकड़ लिया। बेटे ने पूछा कि जब बंदूक चलानी नहीं आती तो लेकर क्यों आए थे। बाप ने कहा कि मेयर ने गिफ्ट में दी थी तो टेस्ट करना जरूरी था। दरअसल काउंट ड्रैकुला की मौत के बाद वैम्पायर्स ने इंसानों के साथ रहना शुरू कर दिया था। घर लौटते वक्त बेटे ने पूछा कि वो सिल्वर की चीजें क्यों रखता है। बाप ने कहा कि ताकि दूसरे हंटर्स उन चीजों को उनके खिलाफ इस्तेमाल ना कर पाएं। जब वो वेयरहाउस में घुसे तो फैमिली लीडर को एक सिल्वर बुलेट मिली।
जिस पर वैम्पायर का खून लगा हुआ था। उसने घबराते हुए अपने परिवार वालों को ढूंढना शुरू किया। उसको सबसे बड़े बेटे और बटलर मिले, जिन्होंने बताया कि उसकी बीवी रूम में है और छोटी बेटी नौकरानी को गाना सुना रही है। कोई घुसपैठिए के निशान नहीं थे, लेकिन जब वो कमरे में पहुंचा तो देखकर टूट गया, क्योंकि उसकी बीवी मरी हुई थी। कुछ दिन बाद उसके घर पर पत्रकार आने लगे। वो काउंट गॉडेड था और 20 साल से इंसानों का खून पिए बिना जी रहा था, इसलिए उसे आम इंसान जैसी ही मान्यता मिली हुई थी। लेकिन फिर भी कुछ लोग उसे अब भी स्वीकार नहीं करते थे। अब जब चारों तरफ पत्रकार ही पत्रकार थे, तो उसने पहले कोई बयान देने से मना कर दिया। लेकिन एक पत्रकार लड़की, जिसका नाम एनी थी, उसने पूछा कि वो इस केस के बारे में क्या करने वाला है। तब उसने फैसला किया कि वो एक डिटेक्टिव को हायर करेगा, क्योंकि उसे पुलिस पर पूरी तरह भरोसा नहीं था। जब एनी को यह पता चला कि डिटेक्टिव हायर किया गया है, तो उसे शक हुआ कि शायद वो या और शिन हैं, जो अब मॉन्स्टर से जुड़े केस सुलझाने के लिए फेमस हो चुके थे। फिर काउंट ने कंफर्म किया कि हाँ, वही है। हालांकि उनकी असली पहचान और बैकग्राउंड थोड़ा मिस्ट्री वाला था, लेकिन यह और शिन पुलिस से ज्यादा भरोसेमंद थे। इसके बाद सीन कट होता है और दिखाया जाता है कि या और शिन घोड़ा गाड़ी से काउंट के घर जा रहे हैं। रास्ते में शिन कोचमैन से नेगोशिएट करने लगता है और किसी भी हाल में किराया कम करवाना चाहता है। या ने उसे कहा कि बेचारे आदमी को तंग मत कर, लेकिन शिन ने जिद की और एक सिक्का कम करवा लिया, पर उसके पास पैसे नहीं थे। तो उसने कोचवान को कहा कि काउंट से पैसे ले ले। कोचमैन रोता हुआ घर में घुसता है और कहता है कि उसे तंग किया गया है। काउंट ने शांत होकर बटलर से कहा कि फर्क की रकम दे दो। जब शिन ने खुद को काउंट से इंट्रोड्यूस किया, तो काउंट या की आवाज सुनकर चौंक गया। पहले उसे लगा कि वो लड़की बोल रही है, लेकिन उसकी मुंह ना हिली हुई देखकर सरप्राइज हो गया था। शिन ने बताया कि या के पास बस उसका सिर है, लेकिन उसे कम मत समझना। या ने काउंट से कहा कि वो मर्डर वाला सीन दोबारा बताए। काउंट उन्हें उस कमरे में ले गया जहां उसकी बीवी की मौत हुई थी। क्योंकि वैम्पायर की बॉडी जल्दी खराब हो जाती है, उसकी बीवी को पहले ही दफना दिया गया था। लेकिन कुछ फोटोज अब भी थी। फोटोज में दिखा कि उसे दिल के आर पार किसी स्टेक जैसी चीज से मारा गया था। उसके चेहरे या शरीर पर कोई संघर्ष के निशान नहीं थे, मतलब शायद वो सो रही थी जब हमला हुआ। कातिल ने सीधे दिल में वार किया था और पीछे कुर्सी पर कोई निशान नहीं छोड़ा। इससे साबित होता है कि कातिल बहुत एक्सपीरियंस्ड था। एक और डिटेल ये थी कि सीन पर एक बोतल पवित्र पानी की मिली थी, जिसके मुंह पर खून के धब्बे थे। वहीं एक सिल्वर स्टेक भी स्टोर रूम में मिला, वो जगह जिसकी चाबी सिर्फ काउंट और बटलर के पास थी। और बदकिस्मती से वैम्पायर सिल्वर को छू भी नहीं सकते। अगर उन लोग छूते हैं तो जल जाते हैं। यानी सारी चीजें एनालाइज की और 7 जरूरी पॉइंट्स बताई। पहला ये कि कातिल कोई अपना ही था, जो शिकार के पास बिना शक पैदा किए पहुंच सकता था, क्योंकि वैम्पायर्स की सेंस बहुत तेज होती है। दूसरा पॉइंट कि मर्डर रात में हुआ, जब वैम्पायर्स कमजोर होते हैं। तीसरी चीज, स्टोर रूम का ताला टूटा हुआ था। लेकिन चौथा पॉइंट ये था कि कातिल ने पवित्र पानी की बोतल वहीं छोड़ दी थी। पांचवा सवाल, कातिल को सिल्वर स्टेक की जगह और उसके होने की जानकारी कैसे थी। छठा, उसने स्टेक को वापस स्टोर रूम में क्यों रखा। जैसे ही यह 7वां पॉइंट बताने वाली थी, काउंट को चक्कर आने लगे। तभी उसकी सबसे छोटी बेटी उसे ढूंढती हुई आई, लेकिन शिन ने उसे वहां से भगा दिया। यानी फिर फैसला किया कि वो बाकी बातें बाद में बताएगी और सबको काउंट के परिवार के साथ डिनर करने का सजेशन दिया गया। डिनर में कोचमैन को भी बुलाया गया, हालांकि वो थोड़ा शक में था और हैरान भी था। या के सिर्फ एक ही सिर को देख के बातचीत के दौरान पता चला कि काउंट का परिवार खून पीता है ताकत बनाए रखने के लिए, जबकि बाकी मेहमानों को नॉर्मल खाना मिला। काउंट को डिटेक्टिव्स थोड़े अजीब लगते थे। डिनर के दौरान यान ने कोचमैन की हालत पर कमेंट किया। उसकी शर्ट पर पुराने दाग थे, जिससे यान ने अंदाजा लगाया कि वो अक्सर खाना गिराता है, जो कि शराबी लोगों में आम बात है। लेकिन उसकी दाढ़ी और साफ शर्ट से यह भी समझ आया कि वो अपनी बीवी के लिए सुधरने की कोशिश कर रहा है। काउंट भी अब पूरी तरह से या की ऑब्जर्वेशन से इम्प्रेस हो गया। काउंट का बड़ा बेटा तो या की तुलना शेरलॉक होम्स से करने लगा, जो एक फेमस डिटेक्टिव है। इसके बाद या ने केस के और डिटेल्स पूछे। काउंट की बीवी की बॉडी 1:30 में मिली। उनका परिवार हर रात 12:30 बजे डिनर करते थे। 12:30 बजे काउंट की बीवी खाना खाकर अपने रूम में आराम करने गई। डिनर के बाद काउंट लाइब्रेरी गया अपने बड़े बेटे से मिलने और सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन पर बात करने। सबसे छोटी बेटी भी वहीं थी। फिर काउंट शिकार पर निकल गया, लेकिन उससे पहले वो स्टोर रूम में गया अपने इक्विपमेंट लेने। तब तक सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। जब वो निकलने ही वाला था, तभी उसका दूसरा बेटा भी उसके साथ चलने की रिक्वेस्ट करता है और दोनों जंगल में साथ रहे। फिर जब वो शिकार के लिए लौटे, उसने एक हिरण पर 3 गोलियां चलाई, लेकिन एक मिस हो गई।
सबसे बड़े बेटे ने ये तीनों गोलियां वहीं से सुनी जहां वो था। जब उसके पिता शिकार पर चले गए तो बड़ा बेटा फिर से पढ़ाई वाले कमरे में गया और अपनी बहन को नौकरानी की निगरानी में भेज दिया। फिर उसने अपने छोटे भाई से पूछा कि उसने खाना खत्म करने के बाद और शिकार पर जाने से पहले क्या किया। उसका भाई थोड़ा घबरा गया और सवाल का जवाब देने पर चिढ़ गया, लेकिन या ने कहा कि अगर उसने कुछ गलत नहीं किया है तो इतनी बेचैनी क्यों। फिर छोटे बेटे ने माना कि 1:30 बजे वो बस अपने कमरे में था और उसे कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। या ने फिर नौकरानी से भी पूछा कि उसने 1:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक यानी आधे घंटे के अंदर क्या किया। नौकरानी ने बताया कि वो घर साफ कर रही थी और इस दौरान उस छोटी बेटी उसे बार बार परेशान कर रही थी। उसने बताया कि वो लड़की के साथ खेलती रही थी आधे बजे तक, लेकिन फिर वो बाथरूम